ओम शांति। डे 3 नवरात्रे डाइट प्लान में आप सबका स्वागत है। आज के डाइट प्लान में हम देखेंगे, सीखेंगे कि नेचर के कुछ और सिद्धांत, दूसरा वात पित्त कफ क्या होता है, इनके क्या कार्य हैं, और वात पित्त कफ आपकी जो नेचर है वो वात की है, पित्त की है या कफ की है, क्योंकि उस अनुसार ही आपका आहार होना चाहिए। अगर आपकी वात की नेचर है, आप पित्त का भोजन लेंगे तो उससे आपकी जो है वात और ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, कुपित हो जाता है। तो हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, और वायु, वात, पित्त और कफ। वात मीन वायु। जब वायु आकाश में होती है तो उसको हवा कहा जाता है, और जब वो हमारे नासिका के द्वारा हमारे श्वास बन जाती है तो नासिका से उसको इनहेल करते तो वो श्वास बन जाती है, और जब वो हमारे ब्रेन से होती हुई हमारे लंग्स में, हार्ट में, पूरा हमारे फेफड़ों में पहुंचती है तो वो ही वायु हमारे अंग प्रत्यंग से मिलके वो प्राण बन जाती है, और वही प्राण हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ रखता है। अब जो उपवास का मुख्य कार्य ही यही है, जो सात्विक लाइफस्टाइल, जो डिवाइन डाइट सिस्टम है, उसका मुख्य काम यही है कि आपके शरीर में प्राण शक्ति को बढ़ाना है, जिससे आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग होगा। प्राण शक्ति, जो मैंने कल भी बताया था, लाइफ फूड, जो फूड होते हैं उनमें प्राण होते हैं। जो प्राण, जो ऐसी चीज खाओगे तो आपको वास्तव में आपका प्राण बढ़ेगा। और आते हैं वात, पित्त और कफ। वात जो है वायु, और वो जो हमारे शरीर में पूरे संचालन का काम करता है, पूरे ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है, उसके द्वारा ही बॉडी को न्यूट्रिशन एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचता है। जब कहीं पर भी वो रुक जाती है, अटक जाती है, शरीर में दर्दें पैदा करती है, रोग पैदा करती है, और उससे ही जोड़ों के दर्द ज्यादा होते हैं। जब वायु कुपित हो जाती है तो उससे शरीर में दर्दें पैदा होती है। अगर वायु आपकी यहाँ रुक गई तो उसको एंजाइना पेन होगा, ये लगेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि वायु पेट में बनती है, और वायु क्या है, जब पेट में गैसेस बनेगी वो ऊपर की ओर उठती है। उसका काम है ऊपर की ओर। जैसे आप अग्नि जलाओगे, धुआं उठता है, वो ऊपर जाता है, जैसे पानी है ऊपर से नीचे आता है। तो इसका भी यही है। इसलिए इसलिए जो वायु का नेचर है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। जब वायु आपके सिर में अटक जाती है कहीं, तो सिर दर्द हो जाता है। कहीं कंधे में अटक गई, कंधा दर्द हो गया। कहीं आपकी गर्दन में आ गई, सर्वाइकल पेन हो गया। कमर में अटक गई तो आपके कमर दर्द हो जाता है। घुटनों में नीचे चली गई तो वो सिर आपके घुटनों को दर्द पैदा करती है, इसलिए उसका ये प्रॉब्लम होती है। तो हमने अपने उसको वात को जो है वायु है, वो मुख्य 5 भागों में डिवाइड है। सबसे पहला है मुख्य प्राण। जो हमारा मुख्य प्राण है वो हमारा हृदय से लेके कंठ तक है, और इसका जो मुख्य काम है, हमारे शरीर में कफ है। जब यह कुपित हो जाता है तो इससे क्या होता है, कफ बनता है बहुत ज्यादा, टीबी होती है, इस तरह की श्वास की प्रॉब्लम होती है, या फिर ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम होती है। तो इसका मुख्य काम है हमारे पूरे शरीर का संचालन करना, प्राण देना, श्वास का जो है पूरे शरीर में संचालित करना। दूसरा है हमारा समान प्राण, जो हृदय से लेके हमारे पैर, नाभि से लेके हमारे पूरे पैर, समान प्राण है हमारा। इसका जो मुख्य काम है, समान प्राण हृदय से लेके हमारे नाभि तक है, और इसका जो मुख्य काम है वो हमारा है लीवर है, किडनी है, पेनक्रियाज है, इन सब को चला संचालित करना है। और जब ये समान प्राण आपका कुपित हो जाता है, गलत लाइफस्टाइल की वजह से, ओवर ईटिंग की वजह से, कॉन्स्टिपेशन की वजह से, मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर होता है, जिससे ही मोटापा आता है, आपको गैसेस बनती है, कब्ज बनती है, आपको शुगर बढ़ता है, ये सब चीजें होती है। अगला जो प्राण है वो हमारा अपान प्राण है। अपान प्राण का जो आपके उदान अपान प्राण है। अपान प्राण मुख्य हमारा नाभि से लेके पैर के अंगूठे तक है, जो हमारे
पैर के घुटने हैं, आपके पूरे पैर की नर्व सिस्टम को आपको संचालित करता है। और जिसका दूसरा मुख्य काम है इसका, हमारे शरीर से गंदगी को, मल का निष्कासन करना। जब अपान प्राण कुपित हो जाता है तो मल का निष्कासन सही तरीके से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ही कहीं शरीर में घुटना दर्द होता है, कहीं लोअर बैक में पेन होता है, साइटिका पेन होता है, उसे ये प्रॉब्लम होती है। उदान प्राण, उदान प्राण हमारा कंठ से लेके, ये यहाँ से लेके कपाल तक, मस्तिष्क तक है। और इसका मुख्य काम है सेंसेशन, सूंघना है, टच करना है, ये सब है। जो हमारे ये गले से ऊपर तक के जो भी शुद्धियां आती है वो हमारे उदान प्राण के कुपित होने की वजह से आती है। अगला प्राण हमारा व्यान प्राण, जो हमारे पूरे शरीर, पूरी हमारी रीढ़ के जनन, जो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उनके ठीक नीचे हमारे रीढ़ में स्थित होता है, जिसका पूरा काम है पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन करना। और इस तरह की चीजें जब वहां से वो प्रॉब्लम होती है, तभी जाके शरीर में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज होते हैं और वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक इसी तरह से पित्त, पित्त माना पित्त माना शरीर में गर्मी, हीट। अब पित्त का जो है, पित्त जो है इसका, जब भी आपको एसिड, यानी जब शरीर में एसिड का काम है, जब ये कहते हैं कोई शरीर छोड़ देता तो कहते हैं ये ठंडा पड़ गया, यानी गर्मी पैदा करना। पित्त का काम है मुख्य रूप से भोजन को पचाना, भोजन का पाचन करना। और जब वो जो है जरूरत से ज्यादा हो जाता है, जैसे कल के सेशन में बताया था, ज्यादा एसिडिक खाने की वजह से उसे क्या हुआ है कि आपके शरीर में एसिड की लेवल बढ़ गया है, पित्त बहुत ज्यादा हो गया है, जिसके कुपित होने से ही, अब इसकी पहचान क्या है, जो पित्त तासीर के होंगे उनका उनका क्या है, उनको बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, पसीना पसीना आएगा, हाथ पैरों में जलन होगी, जीभ लाल होगी। और जिनकी वात की तासीर है उनकी जीभ हमेशा सफेद होगी, और उस पे जो है अंदर सफेद यानी गंदगी जमी हुई है। तो उपवास के दौरान आप लगातार दिन में 2-3 बार अपनी टंग का भी क्लीनिंग करे, सफाई करे। और जब आपकी जीभ बिल्कुल साफ हो जाएगी तो समझ लो आपकी आंतों की पूरी धुलाई हो गई है, सफाई हो गई है। तो पित्त जो है वो शरीर में पाचन का कार्य करता है। पित्त के जब ज्यादा बढ़ता है, जिसके बाल उड़ जाते हैं, वो हेयर फॉल ज्यादा होता है, वो पित्त के ज्यादा बढ़ने की वजह से ही होते हैं। तो वो उस इसका ये जो मुख्य सिग्नल है, दिखता है। तो उस पित्त को आपने कैसे शांत करना है? पित्त को शांत करने के लिए आपने मुख्य रूप से अपनी डाइट में आपने को ठंडी चीजें लेनी है। ठंडी चीजों में जिसमें सबसे बढ़िया आपका, इसमें मैं 3-4 चीजें आपको बताऊंगा, जिसमें आंवला रस है, आंवला रस आप पी सकते हो। गन्ने का जूस बहुत बढ़िया आपके पित्त को, एसिड को शांत करता है। एलोवेरा भी पित्त को शांत करता है। इसके अलावा एक आता है गोंद कतीरा। गोंद कतीरा बहुत यूजफुल है, जिनको भी पित्त की तासीर है, गर्मी बहुत ज्यादा रहती है, तो गोंद कतीरे का आप उसके साथ नींबू है थोड़ा, और थोड़ा सा देसी खांड मिलाकर अगर आप पीते हैं तो पित्त शांत होता है। इसके अलावा पित्त को शांत करने के लिए आप कुंजल क्रिया जब आप करते हैं तो सारा पित्त आपका बाहर निकलता है, नॉर्मल बैलेंस में आता है, वो एक्सेस से बाहर निकलता है। तो वो भी पित्त भी 5 तरह का होता है: पाचक, रंजक, साधक, आलोचक और भ्राजक। तो ये 5 तरह का ये पित्त होता है। जैसे वायु 5 के 5 प्रकार है, ऐसे ही ये भी 5 प्रकार है। इनके धीरे धीरे आगे भी और भाग है, तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद आती है कफ की बारी। कफ जो है वो हमारे शरीर में जिसकी चिकनाई होती है, और कफ लुब्रिकेंट का काम करता है। और हमारे शरीर में जब कफ की मात्रा बढ़ जाती है, उसी की वजह से ही शरीर में 20 तरह के रोग पैदा होते हैं। वात से 80, पित्त से 40 और कफ के बिगड़ने से 20 तरह के रोग शरीर में पैदा होते हैं। इसको क्लेदक, अवलंबक, अवबोधक, स्नेहक और श्लेषक कफ, 5 तरह के ये कफ होते हैं। तो श्लेषक कफ यानी हमारे 200 बॉडी में जितनी भी बोन्स है,
और जितनी भी जोड़ ज्वाइंट्स हैं उन सब के ये बीच में होता है। और जब ये ज्यादा वायु एक्सेस बनती है, जैसे ही हमारे पेट में बहुत ज्यादा वायु बनती है, तेज दौड़ती है, तो वो इस कफ को सुखा देती है। और वो वही कफ, ये श्लेषक कफ ही जोड़ों में लुब्रिकेंट का काम करता है, घुटने में, कहीं कमर में, कहीं जो जो हमारी उंगलियां हैं इन सब में। जब वो सूख जाता है तब वो जो है शरीर में ये रोग पैदा होता है। सूखता क्यों है? पहले वायु कुपित हुई, वायु के होने से ये सूख गया, और आपकी जो गलत लाइफस्टाइल है उसकी वजह से। तो ये सब चीजें हैं। तो इसको अब हम वात पित्त कफ अनुसार कैसे हमारा भोजन होना चाहिए, क्या अब जो कफ है उसकी पहचान कैसे होगी? कफ वाला थोड़ा शांत होता है और पित्त वाला थोड़ा हमेशा अग्रेसिव नेचर का होता है, टाइप ए पर्सनैलिटी होती है। मतलब जो करना है अभी करना है, और मेटाबॉलिज्म बिल्कुल फिट होता है उनका। और पित्त कफ वाले जो थोड़े दुबले मोटे भी होते हैं, और उनकी जीभ हमेशा, टंग से कैसे पहचान करेंगे? टंग से आप पहचान करेंगे, उनकी जीभ हमेशा गीली मिलती है, हमेशा गीली मिलती है, यानी शरीर में बहुत ज्यादा कफ जिनको बढ़ता है ये उनकी निशानी होती है। अब वात और कफ रोगों के लिए एक समान ही डाइट मुख्य रूप से होती है, और पित्त वालों के लिए अलग होती है। अब सुबह से लेके शाम तक जैसे हमने ये फास्टिंग जो थेरेपी हमने कर रहे हैं, तो इस दौरान हमने सबसे पहले क्या करना है? इस दौरान हमें जो सुबह से लेके सुबह हमने अपनी शोधन की क्रिया करने हैं। अभी जैसे मैं आज अपनी बताता हूँ, मुझे आज जो है मेरा 5th डे है, क्योंकि मैंने सोमवार शाम से ही शुरू कर दी थी अपनी। और उस दिन से लेके आज तक मैं जो लिक्विड डाइट पे था, लिक्विड माना नींबू रस और हनी और पानी, इसी पर ही था। बहुत बढ़िया मुझे आनंद मिल रहा है, बहुत बढ़िया शरीर का शोधन हो रहा है। आज मैंने आंवला रस पिया था, आंवला रस आधा गिलास मैंने निकाला, उतना ही पानी डाला और शहद डाल के पिला लिया 3-4 बार। बहुत बढ़िया अच्छे से सफाई हुई है। तो सारा मुख्य जो काम है वो शोधन का है, डिटॉक्सिफाइंग का है। तो वो सफाई करी। और इसके सबसे पहले जो आज मैंने कहा था कि एनिमा आपने रोज लेना है, फ्रेश होने के बाद कुंजल क्रिया आप कर सकते हैं, जल नेति, रबड़ नेति, वो क्रिया अगर आप कर सकते हैं, सीख के कर सकते हैं अच्छे से, या मेरी वीडियो है उनको देखकर भी आप अच्छे से सीख सकते हैं। और फिर है मैं बारी इसके बाद मैंने जो है आज 10-11 बजे के आसपास पहले जो है ये जूस पिया था, फिर पूरे पेट की सफाई हुई। और शाम के समय से आज मैंने पाइनएप्पल का जूस लिया है। और पाइनएप्पल का जूस क्या करता है? आपके शरीर में जितनी भी सूजन होती है, कहीं भी स्वेलिंग है, आपके कहीं क्रैम्प पड़ते हैं, इन सब को ठीक करता है। एक और चीज मैं आपको कहूं कि कईयों की आदत है कि जूस के साथ, जो भी फ्रेश जूस है उसके साथ जो है नमक डाल देते हैं, और नमक डाल के सारे उसका न्यूट्रिशन को खत्म कर देते हैं। वो बिल्कुल भी आपने ऐसा नहीं करना है, किसी तरह का नमक नहीं डालना है। प्रकृति ने जो जैसे दिया है उसका जूस निकालिए, स्मूदी बनाइए, उसको उसी फॉर्म में ही आपने खाना है। अब बारी आती है वात रोगों के लिए और पित्त का कफ रोगों के लिए कौन सा हमारा हमें अपनी डाइट में ऐड करनी, कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको हम ऐड करें पूरा जीवन भर और उससे हमें बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। तो वात जो है मैंने कहा है गैसेस बहुत ज्यादा बनती है, तो कॉन्स्टिपेशन हमें नहीं रहने देना, फाइबर रिच वाली डाइट हमें लेनी है। दूसरा, कोई ना कोई ऑयल हमें लेना है, जरूर लेना है। और वो ऑयल आपका सीड बेस हो, प्लांट बेस ऑयल हो, जिसमें आप कोकोनट ऑयल ले सकते हो गर्मी में, सर्दी में आप तिल का तेल आप ले सकते हो। उसको ऐसे ही पीजिए, खाइए उसको किसी न किसी फॉर्म में। हम तो ऐसे ही करते हैं, ऐसे लिया और उसको पी जाते हैं आराम से। तो ऐसे पिए, तो उससे आपका वात बहुत अच्छी मात्रा में शांत होता है। और जब आप ये देखिए, वात भी और कफ भी दोनों ही शांत हो गए, क्योंकि दोनों के लिए ऑलमोस्ट सेम ही डाइट रहती है वात और कफ के लिए, यानी गर्म तासीर की, थोड़ी तासीर की हमें वो लेनी है। इसके अलावा जब आप कईयों की आदत हो गई है कि
फैट जो है वो बिल्कुल ही नहीं लेते हैं, ना तो गाय का घी खाते हैं ना दूसरी चीजें लेती, वो दिमाग में यहाँ घुसा हुआ है कि उससे मोटे होते हैं। तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ, जितने भी हम हेल्दी फैट लेंगे तो उससे क्या होगा, वो फैट जो हमें अंदर डिपॉजिट है वो फिट हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगी। और जो वायु है, वायु को शांत करने के लिए आपके अंदर चिकनाई जाना बहुत जरूरी है। आंतों में चिकनाई नहीं जाएगी तो कब्ज रहेगी, कब्ज रहेगी तो गैस बनेगी, वायु कुपित होगी, शरीर के रोग आएंगे। तो तीसरी जो चीज है वो आपका मेथी दाना है। मेथी दाने को भिगोकर आप जो है उसको आराम से अंकुरित करके, अंकुरित में मैं आपको बताऊंगा, तो अभी आज से या कल से आप अंकुरित कर डाल दें। अंकुरित में क्या है, आपने सीड्स डालने हैं, उसमें मेथी दाना कर सकते हो आप, थोड़ा उसमें आप ये सीड्स लेने हैं, सीड्स में आप उसमें ये एमरंथ जिसको चौलाई कहते हैं, चौलाई लिए, अल्फा अल्फा लें, और ये थोड़ा मूंग ले, इस तरह की चीजें अगर आप लेंगे। चना ज्यादा मात्रा में नहीं ले, क्योंकि उससे क्या होता है, बहुत सारों को वायु बढ़ जाती है, ब्लोटिंग ज्यादा हो जाती है। तो अंकुरित अभी से कर लें, भिगो दें उसको, ताकि आपके अंकुरित 1-2 दिन में तैयार हो जाए, फिर वो भी डाइट आपको देंगे। तो अब वात को जो शांत है और चीजें हैं, जैसे गिलोय है, गिलोय तो आपकी वात पित्त कफ तीनों में ही काम करती है। तुलसी है आपके घर में, मेथी दाना है आपके घर में, तो ये भी मेथी दाना को आप भिगो के ले। अब मेथी दाने को आप भिगो लेते हैं तो उसमें देखो कितना आपको लुब्रिकेंट मिलता है, इतनी चिकनी हो जाती है, वो आपके जोड़ों में नेचुरल वे में जो श्लेषक कफ है उसको वो बढ़ाएगी, उसको उस जो ग्रीस है, जो देसी भाषा में बोलते हैं, वो उसको बढ़ाएगी। इसलिए आप भिगो के खाएं, सूखी ना खाएं। और आपका फ्लैक्स सीड है, फ्लैक्स सीड भी अगर आपको जोड़ों के दर्द बहुत ज्यादा रहते हैं, फ्लैक्स सीड भी क्या करती है, उसको भी भिगो के खाइए, तो कॉन्स्टिपेशन भी नहीं रहने देगा, और आपको ओमेगा 3 और 6 भी मिलेगा, हेल्दी फैट मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। तो उससे आपकी ये जो है वायु से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। अब इसमें योग अभ्यास कौन से हम करें? योग अभ्यास जो है, प्राणायाम है, वो बिल्कुल जो वात रोगी को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सब योग प्राणायाम सबके लिए नहीं है, वो भी वात पित्त कफ अनुसार ही है। तो जो वात के रोगी हैं उनको हमेशा स्लो मोशन के प्राणायाम करने चाहिए, स्लो मोशन के, जैसे ही आपके जैसे नाड़ी शोधन है, अनुलोम विलोम है, बिल्कुल धीरे धीरे जैसे करेंगे उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ओम चैंटिंग करेंगे उससे आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। और कपालभाति है, वो भी वात को बैलेंस करती है, वात पित्त कफ तीनों को ही बैलेंस करती है। और इसके अलावा सूर्य नमस्कार है, पवन मुक्त आसन है, मंडूक आसन है, और आपका अर्ध मत्स्येंद्र आसन है। जितना भी पेट पे ट्विस्टिंग जाएगी वो सब आपकी वायु को बैलेंस करती है। सर्प आसन है, ये सब कुछ आसनाज है जो आपकी उसको बैलेंस करेंगे। इसके अलावा जो जूसेज हैं, जूसेज में कौन से लें? सुबह खट्टे जूस लीजिए, और केला, केला है जैसे वो वात को बढ़ाता है, तो खाली पेट उस केले को ना खाइए। दोपहर में आप केला ले सकते हो, शाम को अगर आप केला खाएंगे वात के रोगी तो वात हमेशा बढ़ जाएगा। और दूसरी एक और चीज, जनरल डेली जो रूटीन है वो दौरान भी अगर आप दालें खाते हैं रात को तो आपको वायु बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आपने दालें बहुत मूंग दाल ही आपके लिए ठीक है, तो वो भी दोपहर में खानी है। उसमें भी 1 से 2 स्पून आपने, 1 स्पून में 5 ग्राम आपका घी या वो तेल आता है, तो 2 चम्मच वो डाल दे, तो ताकि वो वात को बैलेंस कर सके। अब इसमें फिर अदरक है, सौंठ है, त्रिफला है। त्रिफला जो हमारे वात पित्त कफ तीनों को ही बैलेंस करता है। वात के लिए स्पेशली जो है, त्रिफले को रात को भिगो दो, अब और सुबह उसका जो है काढ़ा बनाओ, उसको 1 गिलास पानी लो, आधा कर लो उसको, और जैसे ही आप उसको उबाल के पियेंगे तो आपका वात पित्त कफ तीनों ही बैलेंस में आपके आ जाएंगे। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जनरल, तो वो हमेशा लेंगे तो बहुत उससे बेनिफिट मिलता है। अब पित्त जब ज्यादा बढ़ जाता है उसके लिए मैंने बताया था, जैसे आप कुंजल क्रिया करें, बहुत बढ़िया यूजफुल है।
और अच्छा, वायु में एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, एनिमा जब आप लेते हैं तो उसमें महानारायण तेल जो है 50 से 60-70 ml महानारायण तेल का अगर एनिमा लेते हैं तो उससे हर तरह के वायु दोष दूर होते हैं। आंतों की जो खुश्की है वो समाप्त होगी और वायु के संबंधी जितने भी रोग हैं वो सब ठीक हो जाएंगे। पित्त रोगी को मैंने पहचान बताई थी, हमेशा गर्मी की तासीर रहती है, सर्दी में भी उसको टी शर्ट में दिखेगा और इस तरह से उनकी है एग्रेसिव नेचर होता है और बिल्कुल फिट फॉर होते हैं, मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा हाई होता है। तो उस दौरान जो है पित्त को शांत करने के लिए बढ़िया है, जैसे ही शरीर में गर्मी बढ़ जाती है शीशम के पत्ते लीजिए, मिक्सी में डाल के उनको पी जाइए। ऐसे ही आप एक और आता है नीम बकायन, बकायन बहुत बढ़िया है। बकायन आपके शरीर से शीतलता लाती है, उसके पत्तों को भी अगर आप पानी डाल के पीस के पीते हैं तो वो भी आपके पित्त को शांत करती है। इसके अलावा गुलकंद खाएं, गुलकंद बहुत बढ़िया है, पित्त को शांत करने वाला होता है। पानी खूब मात्रा में पीजिए, नींबू पानी है, नारियल पानी है, गन्ना जूस है, इस तरह के जो चीजें, आंवला रस है, एलोवेरा है, ये सब अपनी डाइट में लें। और माइनस क्या करना है, आपने गरम तली भुनी हुई चीजें बिल्कुल अपनी डाइट से हटा देनी है। जिस दिन आप पूरी खा लेंगे उसी दिन ही पसीना आ जाएगा आपके फेस पे, वो दिखाई देगा। इसलिए पित्त रोगी इस चीज का हमेशा ध्यान रखें, गर्म चीजें बिल्कुल भी ज्यादा ना खाएं, गर्म मसाले ना खाएं, ठंडी चीजें खाएं। और पेट पे तौलिया लगा लें, गीला तौलिया लगाते हैं। और वैसे भी सभी उपवास के दौरान आपको मैं बताना चाहता हूँ, पेट पे गीला पानी में डुबोइए और निचोड़िए और उसको पेट पे लगा लिए 15-20 मिनट आप तौलिए को लगाएं। अदरवाइज जो है आपने क्या करना है, कोई कॉटन की आपने चादर लेनी है और उस चादर को अपनी गीला करके अपने पेट पे लगा लीजिए और आराम से काम करते रहिए। और खाली पेट लगानी है, माथे पे भी आप रख सकते हैं, तो आपकी पेट की सारी गर्मी वो शांत कर देता है। तो वो है। अब कफ रोगी को जो है हमेशा, जिनको बार बार कफ ज्यादा होता है उनको जो है आप कुंजल क्रिया है वो भी बहुत बढ़िया यूजफुल है, भस्त्रिका प्राणायाम है। और इसके अलावा सूर्य वेदन प्राणायाम, यानी राइट से श्वास लेना और लेफ्ट से श्वास को बाहर निकालना, ये सब है। हल्दी है, मेथी है, सोंठ है, ये सब चीजें उनके लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि ये कफ और वात दोनों को ही शांत करते हैं। और एक ऐसी चीज है जो जो है वो उसको टंकन भस्म बोलते हैं, वो भी बहुत बढ़िया है। अगर शहद के साथ उसको मिला के लेते हैं तो आपका कफ बैलेंस में रहता है तेजी से। इसके लिए जो दूसरी क्रिया है, जितना हम तेजी से शरीर में पसीना आएगा उतना ही हमारा कफ बैलेंस में रहेगा। और जितनी ज्यादा मात्रा में हम पित्त के रोगी को बिल्कुल नॉर्मल तरह से हमें करना चाहिए। हमारे साथ बहुत सारे जुड़े हुए हैं और डॉक्टर पूर्ण चंद जी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत है। और आप सबका भी नाम सहित सभी का स्वागत करता हूं मैं। और कोई किसी का क्वेरी है तो वो पूछ सकते हैं, और या फिर कोई अपना अनुभव ऐसा शेयर करना चाहे तो वो भी अपना बाद में शेयर कर सकते हैं। अब बारी आती है कल के हमने क्या करना है, कल का डाइट प्लान में हमने क्या करना है। कल जैसे हमने सुबह अपनी शोधन की क्रियाएं करनी है, योग प्राणायाम आप करिए। और उसके बाद हमें हमें जो है अपनी दिनचर्या 10 से 11 बजे तक शुरू करनी है। और सबसे पहले हमने 3 तरह के जूस मैं आपको बनाना बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ। सबसे पहला जो जूस है वो आपका ABC जूस है। A फॉर एप्पल, B फॉर बीटरूट, C फॉर कैरेट। कैरेट आप अभी येलो जो कैरेट आई वो कैरेट ले लीजिए, तीनों को ले लिए। और उसको लेने के बाद उसको काटिए, अच्छे से धुलाई करके पानी डाल के मिक्सी में ग्राइंड करिए। आपका उसको कपड़े से छान लें या फिर ऐसे ही उसको पी जाएं। तो ये आपको बहुत बढ़िया नरिश करेगा, आपको बहुत फायदा देगा, आपको एनर्जी देगा इंस्टेंट। जो भी आप चाय कॉफी पीते हैं उसकी जगह पे इस तरह का 3-4 बजे भी अगर जूस पियेंगे, शाम को भी पियेंगे, तीनों टाइम कभी भी आप पी सकते हो इसको, बहुत बढ़िया उसे लाभ मिलेगा। और दूसरा जो जूस है वो आपका ककम्बर, खीरा।
खीरे के साथ आप एक खीरा ले लीजिए नॉर्मल साइज का, उसमें आप जो है 3 से 4 आंवले, एक बंदे के हिसाब से 4 आंवले अगर आप डालते हैं, 4 आंवले डालिए, थोड़ी उसमें जिंजर डालें, थोड़ी उसमें कच्ची हल्दी डालें, और जिनको भी पित्त की तासीर है ध्यान दें, उनको ये नहीं डालनी है, उनको ये लेस करनी है। वात और कफ वाले इसको डाल के आप लेंगे तो आपको बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। मिक्सी में ग्राइंड करिए, आप छानिए, आपका बहुत बढ़िया जूस तैयार हो जाता है। वो कलर भी इतना सुंदर लगता है, इतना बढ़िया लगता है। तो आप इसको निकाल के ऐसे पिएंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तीसरा मैंने कल भी बताया था संजीवनी जूस, ग्रीन जूस, जिसमें आप पालक है, धनिया है, तुलसी पत्ते हैं, आप पुदीना पत्ती है, आप 3-4 आंवले हैं, कड़ी पत्ता है, और अमरूद का पत्ता है, और आपका मोरिंगा लीफ है, जितने भी आपके पास जो भी 5-7 तरह के पत्ते मिल जाएं, तो 80 से 100 ग्राम पालक ले लीजिए, और इसमें थोड़े थोड़े मुट्ठी भर दूसरी चीजें डालेंगे। और अगर लेमन लेना है तो आंवला ना डाले, आंवला लेना है तो जो है फिर लेमन डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो उनके जूस निकालें और आप पीजिए, 1 गिलास 2 गिलास आराम से जो भी पीना है वो पीजिए। दोपहर में आप कल जो है 3-4 केले, केले की और सेब की और पपीते की, इन तीनों की चाट बनाइए, और चाट को फिर उसमें थोड़ा नमक है और नींबू है, और ये डाल के आप दोपहर में आप खूब खाइए, और आपको बहुत उससे बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। और आपको पूरा ये फिलर का भी काम करेगा, भूख नहीं लगने देगा आपको, इससे बहुत अच्छा पूरा बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा आपने फिर अब बारी आती है डिटॉक्स टी। डिटॉक्स टी में कल आप बनाएं अदरक और आप सौंफ का, अदरक और आप सौंफ ले लीजिए, और उसमें थोड़ा गुड़ डालें, थोड़ा लेमन डाल दें बाद में, और इस तरह की टी आप बनाकर पिएंगे तो आपकी जो चाय की जो एक यहाँ से जो नशा है वो नशे को दूर करेगा, और बॉडी से डिटॉक्सिफाइंग करेगा, आपके शरीर से गंदगी को बाहर निकालेगा। मखाना जो है रोस्टेड, थोड़ा सा 1 कप कल भी लेना है आपने, उस मखाने को खाइए। और शाम को कल आप एप्पल सूप लेना है, सेब का सूप लेना है आपने। सेब का सूप कैसे बनाएंगे, 1-2 एप्पल ले लीजिए, उनको बॉईल करिए, और बॉईल करने के बाद ब्लेंड कर दें, और फिर उसमें थोड़ा काली मिर्च डालो, और उसमें फिर आप थोड़ा सा नींबू डालो, और नमक डालना है तो डालो, अदरवाइज डालने की जरूरत नहीं। बहुत बढ़िया, आपको इतना मस्त आपका बनेगा। फिर उसमें आप 1-2 स्पून आप हेल्दी फैट यानी कोई ना कोई ऑयल भी आप अपने अनुसार डाल सकते हो। इस तरह से आपका कल का ये डाइट प्लान रहेगा। एनिमा आपने जरूर लेना है, और टंग की क्लीनिंग करनी है, सफाई करनी है आपने, योग प्राणायाम करना है, मेडिटेशन करिए। और कोई भी अगर हीलिंग क्राइसिस आते हैं, कल मैंने बताया था कि हीलिंग क्राइसिस को कैसे हमने वो करना है, तो हर रोज की तरह कल हम आपसे चर्चा करेंगे कि प्रोटीन के नेचुरल सोर्स क्या है। कई कहते हैं कि आपको तरह तरह के प्रोटीन के डब्बे बना के खाते हैं, तो प्रकृति ने अभी हमें प्रोटीन दिया है, बहुत अच्छे तरह से दिया है। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम अपने प्रोटीन को इनटेक कर सकते हैं और इजीली कर सकते हैं। और दूसरा, हम जब आप प्रोटीन डाइट लेते हैं तो आपका कार्बोहाइड्रेट कम लेते हो, तभी आपका वेट भी लूज होता है, आपकी मसल्स बिल्ड होती हैं, और आपका पूरा शरीर है उससे स्वस्थ रहेगा। अब कोई अगर अपना अनुभव शेयर करना चाहता है तो शेयर करें, और या फिर कोई क्वेरी है किसी की तो वो ले सकते हैं। हमारे पास 5 मिनट है, तो 5 मिनट के अंदर जो है हम ये सब चीजें करेंगे। और पेट पे आप दिन में कभी भी आप पेट पे अपने गीली पट्टी रखो, तौलिया रखो भिगो के, या फिर आप जो है कोई भी चादर हो आपकी कॉटन की, दुपट्टा हो, उसको आप लपेट लीजिए अपने पेट पे। आपके पेट के लीवर है, किडनी है, आपकी पैनक्रियाज है, सबको एक्टिव करेगी, सबको लाभ मिलेगा पूरे पेट को, क्योंकि जो जो भी रोग पैदा होते हैं वो आपके पेट से होते हैं। और जो भी करें खुश होके मस्त होके करें। और 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 ध्यान दें, और पूरे नवरात्रा के दौरान आप पूरी गाय को बिल्कुल नहीं खिलाएंगे,
आप अपने आप से प्रॉमिस करें, औरों को भी ऐसे प्रेरणा दें, क्योंकि गाय को हमें बचाएंगे तभी हमें बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। तो कोई अगर अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो वो आप शेयर कर सकते हैं जी। ओम ओम शांति भैया जी। ओम शांति जी, कहा नाम जी, बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं, बताएं। मैं शालू शर्मा बोल रही हूँ द्वारका से। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। मैं ये कह रही थी, जैसे आप दाल कह रहे हैं, तो मतलब भैया शाम को दाल खानी ही नहीं चाहिए? शाम को दाल बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। अच्छा, दिन में बना दाल ले? दाल हमेशा दिन में खानी चाहिए। और दाल जब भी बनाते हो दाल को, तो दाल को हमेशा वो कर दें, आप भिगो के रखें पहले 3-4 घंटे 5 घंटे। और भिगोने के बाद फिर आप जो है उसके, क्योंकि प्रोटीन जो है उसका फिर डाइजेस्टिव फॉर्म में आने लग जाता है, और उसको अंकुरित कर देते हैं तो और ही डाइजेस्ट हो जाता है। इसलिए अंकुरित का भी कल हम बताएंगे। तो दाल के साथ हमेशा घी या तेल जरूर खाएं। जिनको भी वात के रोगी हैं उनको भी दालें रात को तो बिल्कुल भी भूल कर ना खाएं, उसी दिन आपके दर्द बढ़ जाएंगे। इसके अलावा जो अभी गोभी है आपकी, और आपका बैंगन है, ये इस तरह की चीजें वात कारक चीजें, उनको अपनी डाइट से डिलीट करें, कम खाएं। और खाएं तो उसके साथ तेल घी जरूर खाएं। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेरी है? जैसे भैया ये आंवला संतरा जो भी ऑरेंज खट्टी चीजें हैं, ये खाने से दांत खट्टे हो जाते हैं इनको खाने से मेरे? देखो, खाएंगे तो दांत खट्टे थोड़े हो सकते हैं, तो उसका नहीं नहीं, यही है पता कि होगा जूसेस मुझे। बना के पी लें तो वो बेटर रहेगा। जूस बना के पीजिए तो अच्छा हाँ रहेगा। जी, हाँ जी। ठीक है, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, और कोई क्वेरी है डॉक्टर पूरन जी? आप कोई शुभ संदेश देना चाहते हैं सभी भाई बहनों के लिए, कोई ऐसा हो तो बताइए। और कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहता है 1 या 2 दिन का? बताइए, कोई क्वेरी है किसी की, वो बताएं। सर सर नमस्ते। रात्रि में हाँ, 1 सेकंड, हाँ आप बोलिए। सर मैं बोलूं क्या? हाँ जी, बताइए, क्या नाम है, कहाँ से हैं? सर मैं पुष्पलता पुणे से बोल रही हूँ। हाँ जी, मैं बताइए। सर मैं डायबिटिक हूँ, तो और मैं ये जो नवरात्रि का जो फास्ट है वो 2 दिन आपके तरीके से करना चाहती हूँ। हाँ तो जो आपने आज डाइट प्लान बताया है, तो उसके हिसाब से 2 दिन ये कर सकती हूँ क्या? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। कल भी मैंने बताया था कि जो भी डायबिटिक है, डायबिटिक का पेशेंट है, तो प्लीज आप दिमाग से निकाल दे कि फ्रूट्स खाने से डायबिटीज बढ़ेगी, बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। गेहूं और चावल खाने से डायबिटीज बढ़ती है, इसलिए सारे सभी रोगी बन गए हैं। और जैसे ही आप फ्रूट्स खाने लग जाएंगे, आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो हमारा यही लक्ष्य है कि हम लोगों में अवेयरनेस लेके आए, क्योंकि मैं डायबिटिक एजुकेटर हूं, और बहुत सारे लोगों के ये एक्सपेरिमेंट है, अनुभव किया है कि फल खाने से तुरंत ही ब्लड शुगर लेवल डाउन हो जाएगा। आपको गोली बंद करनी पड़ेगी, आपको इंसुलिन की डोज कम करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, आप और कोई पूछना चाहता था, जल्दी बताएं, क्योंकि अब मीटिंग फिनिश होने वाली है। कल फिर हम मिलेंगे एक नए जोश के साथ, एक नए उमंग उत्साह के साथ, और अपना एक नई अनुभूति के साथ। बताइए, और कोई क्वेरी रात्रि को पूछ रहे थे? मौसमी जूस रात्रि को मौसमी जूस पी सकते हैं? नहीं, मैंने बताया कि सुबह आप सिट्रिक फ्रूट ले सकते हो, रात को मीठे फल आप ले सकते हो, रात्रि में आप सेब ले सकते हो, अनार ले सकते हो, और यही